आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 25 का संबंध 18 दिया है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 37 का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 25 का संबंध 18 कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 37 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 25 से कितना लिखा है, 18 लिखा है। यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर 25 में से 7 माइनस करके लिखा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 37 में से भी -7 करके बताएंगे। ठीक है, तो 37 में से -7 करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास 30 ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया, 25 दिया है। अगर 25 के डिजिट को आपस में जोड़ देते तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2 और 5 7 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी 7 को अगर हम 25 में से घटा लेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर 18 बचेंगे। ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 37 की डिजिट को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो 3 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 25 में से घटाया था तो यहाँ पर भी हम 37 में से इस 10 को घटा लेंगे। ठीक है, तो 37 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 27। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 27 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 3 पासे दिए, इसमें अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 पासे देखने को मिले तो वहां पर भी आपको क्या करना है, कॉमन ही देखना है। लेकिन कॉमन देखने का भी एक तरीका होता है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 2 पासों में कॉमन देखना है। अगर यहाँ पर आपको कॉमन नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड वाले पासे को छोड़ना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट से यहाँ पर थर्ड वाले को देखना है। फिर भी आपको कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, इससे फर्स्ट वाले को छोड़ लेना है। फिर आपको लास्ट में 2 को कॉमन देखना है। यहाँ पर आपको 100% कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, इन 2 पासों में कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें किसका पूछा है, बी का पूछा है। हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें यहाँ पर ई और एफ कॉमन दोनों पासों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, ई और एफ। जब आपको पता है कॉमन डबल देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में जो बचे हुए लेटर या संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, जैसे बी का सी और सी का बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा था, तो यहाँ पर हमें बी का विपरीत पूछा है और बी का विपरीत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो इसका सी सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर यूनानी दिया है, स्पेनिश दिया है और बंगाली दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूनानी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, यूनानी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है स्पेनिश। अब स्पेनिश का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो पहले आपने यूनानी का डायग्राम बनाया क्या यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि यूनानी एक भाषा है, स्पेनिश भी एक भाषा है, कि दोनों की दोनों ये अलग अलग है, तो इनका आपस में संबंध नहीं है। तो यहाँ पर स्पेनिश का भी डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है बंगाली। अब बंगाली का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो पहले आपने यूनानी और स्पेनिश का डायग्राम बनाया क्या उनका बंगाली से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यूनानी और स्पेनिश का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनका बंगाली से भी कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम बंगाली का भी कैसा बनेगा, इनसे अलग ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर यह पता करना है कि क्या, देखिए जैसे यहाँ पर 3 के बाद 6 लिखा है, 6 के बाद 18, 18 के बाद 90, 90 के बाद 630।
और अगली संख्या कौन सी आएगी ये हमें बताना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, श्रृंखला के पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 से कितना लिखा है, 6 लिखा है। यहाँ पर 3 का कितना गुना किया, तो यहाँ पर 3 का 2 गुना करके लिखा है, यानी कि 3 दूना 6। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6 के बाद कितना लिखा है, 18। 6 का यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर 6 3 18, यानी कि यहाँ पर 3 गुना किया। फिर यहाँ पर 18 से यहाँ पर 90 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना गुना हुआ, तो यहाँ पर 18 पंजे 90 कितना होता है, 18 पंजे 90, यानी यहाँ पर 5 गुना किया। फिर हम यहाँ पर 90 से 630 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना गुना किया, तो यहाँ पर देखिए 963, यानी कि यहाँ पर 7 गुना किया है, ठीक है। कितना किया है, तो यहाँ पर 7 गुना किया है। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें पैटर्न को समझना। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर 7 गुना। तो अगला किसके साथ गुना करेंगे, अगर हम यहाँ पर 9 के साथ गुना कर देंगे, यानी हम यहाँ पर 9 के साथ गुना कर देंगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या का पैटर्न दिखाई होगा, यहाँ पर प्राइम नंबर का, ठीक है। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो अगला यहाँ पर क्या होगा, 11 गुना होगा, ठीक है। कितना होगा, 11 गुना। अब देखिए 0 तो पीछे हो गए, ठीक है। उसके बाद 11 3 33 का 3 हासिल का 3 11 66 और 3 कितने होते हैं, 69 होते हैं। तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6930 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर श्रृंखला पैटर्न को समझना, फिर आपको यहाँ पर अगली संख्या को बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में PR05 को यहाँ पर OPQ15 लिखा है, ठीक उसी प्रकार OPO10 को यहाँ पर NNQ30 लिखा है, तो उसी प्रकार NZA3 को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका कूट ये कैसे लिखा ये पता करना है, फिर आपको इसका कूट ये किससे लिखा ये पता करना है, दोनों की दोनों सेम तरीके से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर सेम तरीके से इसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या भी दी है, तो हम यहाँ पर संख्या को सबसे पहले देख सकते हैं ताकि आसान हो जाए प्रश्न। अब देखिए जैसे यहाँ पर 5 से यहाँ पर क्या लिखा है, 15 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना 3 गुना किया है। फिर यहाँ पर 10 से कितना लिखा है, 30 लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 गुना किया है। हम भी यहाँ पर पीछे वाली संख्या जो 3 थी इसका भी 3 गुना करेंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी में 9 नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे पास हट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लेटर को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर P से O को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या किया है, 1 किया है, ठीक है, क्योंकि P से पहले O आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर N से पहले क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे पहले वाले को तो यहाँ पर भी O के पहले क्या N, यानी यहाँ पर भी -1 किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो R के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा है, मतलब यहाँ पर -2 किया है। तो हम भी क्या करेंगे, Z में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा X हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, X। फिर यहाँ पर देखिए P के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, N लिखा है, इसमें भी -2 किया है। फिर यहाँ पर O से देखेंगे Q को, तो यहाँ पर O से Q मतलब +2। फिर यहाँ पर O से यहाँ पर भी Q मतलब यहाँ पर भी +2। तो हम भी यहाँ पर A में क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो A में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यानी MXC9, ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो MXC9 ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर A में दिया, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पर आप इसको संख्या कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप संख्या कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी संख्या कैसे लिखी ये पता करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 कैसे लिखा है और यहाँ पर 4 कैसे लिखा है ये पता करना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली संख्या यानी हमें यहाँ पर 4 को पता करना है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या कौन सी हमारी यहाँ पर बड़ी संख्या, तो यहाँ पर इनको हमेशा क्या करें कि हमें यहाँ पर 4 मिले ये हमें पता करना है, ठीक है। या तो हम इन्हें जोड़ लेंगे या फिर माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करें, हमें यहाँ पर 4 लाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर देखिए क्योंकि माइनस करने पर कितने बच रहे हैं, 20 बच रहे हैं, ठीक है। तो 20 तो ना तो इसका वर्ग है और ना ही घन है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 42 और 22 को आपस में जोड़ देंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 64। और 64 को देखेंगे तो ये 64 क्या है, ये 64 हमारा 4 का घन है, ठीक है। क्या है, 4 का घन है।
उसी तरीके से हम दूसरी आकृति के पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 75 और 50 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था। तो 75 और 50 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होंगे, 125 हो जाएंगे, ठीक है। और 125 भी क्या है, तो ये भी हमारा 5 का घन है, क्या है, 5 का घन है। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है, ठीक है। क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, उसके बाद जो संख्या आती है वो किसका घन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 का 2 हासिल का 1। उसके बाद 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ये क्या है, 729। अब ये 729 किसका घन है ये हमें पता होना चाहिए। तो 729 किसका, 9 का घन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गलती से यहाँ पर अक्सर लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आप संख्या कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रश्न जो संख्या का था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता है असंगत में हमें शब्द भी दिया जाता है, संख्या में दी जाती है परीक्षा में, और लेटर भी दिए जाते हैं, ठीक है। अक्सर समूह भी दिए जाते हैं, संख्या समूह भी दिए जाते हैं, और हमें शब्द भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी संख्या वाली। अब देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, बड़ी संख्या हो तो वहां पर आपस में जोड़ के देख लेना है, ठीक है। जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे तो इसका योग तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका भी 7 ही हो रहा है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका योग 14 हो रहा है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 और 1, यहाँ पर भी 7 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखा है, तो अलग हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला दिखा है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असंगत पूछा था। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका लगा सकते हो आप, आपने लगाया भी होगा। जैसे ये हमारा कौन सा साल है, ये हमारा सामान्य वर्ष है, ये भी हमारा सामान्य वर्ष है, ये भी हमारा एक सामान्य वर्ष है, ठीक है। ये हमारे कौन से, ये हमारे सामान्य वर्ष है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो यही हमारा अलग है, मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो अब देखिए जब भी आपको वर्गों की संख्या काउंट करना है तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर तरीका तो बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर ये 2 आकृति यहाँ पर छोटी सी इसके अंदर वो ये वाली हमें दिख रही है, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैसी है, कुछ इस टाइप से, तो इसमें कितने ये हमें सबसे पहले तो पता कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमें आकृति दिखाई दे रही है। तो पता है आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इधर से एक, ये 2 कॉलम है तो 2 लिखना है। इधर से कितने कॉलम है, तो यहाँ पर भी 2 कॉलम है तो 2 लिखना है। फिर लास्ट से लास्ट वाली का गुणा करना है, तो 2 दूना 4, और इसका करेंगे तो 1 एकम 1, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसमें 5। यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, 5 है, ठीक है। कितने, 5 है, तो इसमें 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी कितने हो जी, 5 ही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारी दोनों में टोटल 10 हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पर इस बड़े वाले में पता करना है, ठीक है। अब देखिए कॉलम में संख्या लिखेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ पर 2, ये 2 कॉलम है। इधर लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर ये 3, यहाँ पर 3 कॉलम है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है। यहाँ पर 3 का 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर कितना है 6। उसके बाद 2 का 1 का करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर कितना हो रहे 2। जो बचा उससे छोड़ दो, क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़े में गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, 8 हो रहे। यानी 8 और 10 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर टोटल आकृतियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हमारी 18 है, ठीक है। कितने, 18। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर बीच में जो आकृति दी थी ये हमें कंफ्यूज करने की दी थी, लेकिन यहाँ पर आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, एक को अलग करा और गिन लिया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा। यानी दिए गए शब्दों को हमें क्या करना है, इसको दाहिनी ओर रखने पर इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए दाहिनी ओर का मतलब आपको पता है आपका बायां किधर होगा, इस साइड होगा, और दायां किधर होगा, तो दायां आपका इस साइड होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें दाहिनी ओर दर्पण बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरफ हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसका बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आर का बनेगा, ठीक है। किसका बनेगा, आर। और आर कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में भी नहीं है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में तो है, ठीक है। सी में नीचे की ओर झुका है, और डी में तो हमारा आर वैसा ही की वैसा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो अगर आप करोगे तो यहाँ पर एक कैसा बनेगा, तो एक हमारा यहाँ पर ऐसा बनेगा।
तो ऑप्शन में देखिए एक कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला ही सही जवाब होगा, हमें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, यानी यहाँ पर हमें लेटर की एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इसी में हमें रिक्त पदों को क्या करना है, पूरा करना है, यानी हमें ये हमारे रिक्त दिया है। ठीक है, इससे हमें पूरा करना है। अब देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो गिन लेना है, फिर आपको यहाँ पर देखना है कि किस लेटर के बाद कौन सा लिखा है, ये देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सी के बाद देखेंगे, तो सी के बाद हमें यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी से पहले देख लेते हैं। तो बी से पहले हमें यहाँ पर वी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें वी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आएगा, वी आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना, अगर जोड़ा बन रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जोड़ा बना लेना। जैसे यहाँ पर जेड एक्स सी वी बी, वापस से जेड आया, मतलब यहाँ से एक जोड़ा बन गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर जेड के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा है। उसके बाद एक्स के बाद यहाँ पर सी लिखा है, और यहाँ पर एक्स के बाद ई लिखा है, और यहाँ पर देखिए एक्स के बाद यहाँ पर सी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स के बाद ई लिखा है, मतलब यहाँ पर एक्स के बाद कुछ और होगा। ठीक है, क्या होगा, कुछ और। कैसे, अब देखिए सबसे पहले हम वी से पहले देखेंगे, तो वी से पहले यहाँ पर वी है, ई है, उसके बाद यहाँ पर वी से पहले सी है। इसका मतलब देखिए सी के बाद यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डी, उसके बाद अगला ई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वापस कहाँ से जोड़ा बनेगा, तो ये यहाँ से बना है। यहाँ पर देखिए जेड एक्स सी वी बी, जेड एक्स डी वी बी, अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जेड एक्स एक्स, उसके बाद देखिए ई वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ई वी के बाद बी है, तो ये भी एक जोड़ा बन गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जेड एक्स, यहाँ पर जेड एक्स वी बी, आगे भी हमें बताना लेकिन पूछा नहीं है। ठीक है, तो हमारे जोड़े को अब देखिए, जैसे सबसे पहले अगर देखें तो जेड एक्स सी वी बी, जेड एक्स डी वी बी, जेड एक्स ई वी बी, मतलब हमें यहाँ पर देखिए सी के बाद डी +1, डी के बाद ई, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर +1 चला है। ठीक है, अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे, तो हमने सबसे पहले किसको भरा, वी को भरा है, उसके बाद हमने एक्स को भरा है, फिर हमने डी को भरा है, फिर हमने यहाँ पर जेड को भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा है, फिर हमने एक्स को भरा है। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्रम व्यवस्था यानी कि रैंकिंग का प्रश्न है। अब देखिए हमें यहाँ पर कुल विद्यार्थी दिए। ठीक है, यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने, 460, 460 विद्यार्थियों में से यहाँ पर क्षमा का रैंक क्या है, तो 220वीं है। एक तरफ से कितनी है, प्रारंभ से 220 है, हमें यहाँ पर अंतिम से पूछा है। तो देखिए आपको यहाँ पर दाएं या बाएं या अंतिम या ऊपर या नीचे कहाँ से भी पूछे, एक स्थान दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, उसको घटा के +1 करना है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या करेंगे, 220 को घटा के +1 कर लेंगे। 460 में से 220 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे बचेंगे 240। ठीक है, और +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 241। कितने हो जाएंगे, 241। तो ऑप्शन में देखिए 241 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम एक क्यों घटाते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ, ये एक रैंक है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये कितने लोगों की, 1 2 3 4 5 6 लोगों की एक रैंक है। इसमें से यहाँ पर माना कि यहाँ पर क्षमा का प्रारंभ से कितना, दूसरा स्थान, मतलब क्षमा प्रारंभ से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, कहाँ पर है, तीसरे स्थान पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्षमा कुल विद्यार्थी कितने, 6 है। ठीक है, इसमें से क्षमा प्रारंभ से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अंतिम से बताना है। तो अंतिम से बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रारंभ से तीसरे वालों को घटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इधर से यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ रही है और इधर से कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ पर डबल गिनाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी यहाँ पर जिस पर अगर क्यूबा का संबंध हवाना से, हमें उसी प्रकार यहाँ पर स्पेन का बताना है। ठीक है, ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का। ठीक है, एनोलॉजी आपको पता है 3 प्रकार की पूछी जाती है, संख्या एनोलॉजी, उसके बाद अक्षर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी। ठीक है, ये 3 सबसे मोस्ट पॉपुलर है। अब देखिए इसमें कुछ लोग कैसे आपको प्रश्न सोल्व कराते हैं, जैसे सबसे पहले इसका संबंध आपको क्या करते हैं, इनसे बता देते हैं, उनका संबंध यहाँ पर पता करवाते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न को सोल्व नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना वो समझिए। सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनुपात, इसे तो आप जानते होंगे ये क्या है, अनुपात। अनुपात का मतलब ये कि इन दोनों का रेशो यानी कि इन दोनों का अनुपात, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस तरफ दिया है तो हमें ये वाली का पता करना है। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर, अगर यहाँ पर दिया जाता तो फिर आपको इधर से इससे पता करना है। ठीक है,
तो ये जो हमें यहाँ पर अनुपात दिया है इसी का मतलब, ठीक है। तो जो संबंध इनका आपस में है वही संबंध हमें इनका बताना, क्योंकि यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। समानुपात मतलब डबल अनुपात। डबल अनुपात यानी कि समानुपात का मतलब आपको पता है समान तरीका। जो यहाँ पर जो दिया है वही तरीका हमें यहाँ पर लगाना है समान, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसका संबंध इससे नहीं बताना है और इसका इससे नहीं बताना है, ये याद रखना, ठीक है। भले ही आपको इसका संबंध मिलेगा लेकिन आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे क्यूबा का संबंध किससे, हवाना से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्पेन का बताना है। अब देखिए क्यूबा एक क्या है, देश है, और इसकी राजधानी क्या है, हवाना है, और यहाँ पर हवाना दिया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेन भी एक देश है, इसकी राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, एथेंस दिया, ये किसकी राजधानी है, तो ये हमारी ग्रीस की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पर रोम दिया है, और रोम किसकी राजधानी, तो ये हमारी इटली की राजधानी। अब ये हमारी टोक्यो किस देश की राजधानी, ये हमें क्वेश्चन यानी कि इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टोक्यो किस देश की राजधानी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें यदि a बराबर गुणा और b बराबर भागित और c बराबर माइनस और d बराबर प्लस, ये तो समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। यानी हमें यहाँ पर एक समीकरण दिए जिसमें क्या यहाँ पर लेटर दिए, ठीक है, अक्षर वाली समीकरण दी है। इसमें हमें ये कहा कि a का मतलब गुणा है, b का मतलब भाग है, c का मतलब माइनस है और d का मतलब प्लस है। तो आपको इस समीकरण को सोल्व करना है, इसका समीकरण का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो यहाँ पर बता रखा है कि a का मतलब क्या है, गुणा है, तो a की जगह कौन सा चिन्ह लगेगा, गुणा का। उसके बाद b का मतलब भागित कह रहा है तो यहाँ पर b की जगह भागित का चिन्ह लगेगा। c का मतलब माइनस का तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। डी का मतलब प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर समीकरण को सोल्व करना, जैसे यहाँ पर देखिए 55 दिया है, उसके बाद गुणा 5 क्या है, गुणा 5, फिर भागित लगाएंगे और भागित कितना है, 5 ही है। उसके बाद फिर माइनस लगाएंगे, माइनस भी कितना है, 5 ही है। फिर प्लस लगाएंगे, लास्ट वाला क्या है, 3 है। इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम भाग को सोल्व करते हैं बोर्डमास रूल में, ठीक है। तो यहाँ पर भाग को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचे, एक ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आपको पता है गुणे को सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गुणा को सोल्व करते तो यहाँ पर एक के साथ गुणा करेंगे तो 55 एकम 55 ही होगा। ये 55 वाला तो हमने ये उतार लिया। उसके बाद माइनस कितना होगा, 5 और प्लस 3 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप माइनस कर सकते हो या प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे, ठीक है। और प्लस 3 कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 यानी कि इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50 3 53। यानी समीकरण का मान कितना निकल के आया, 53 निकल के आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 53 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें भी 2-3 टाइप पूछी जाती है। आपको यहाँ पर पहले से चिन्ह दिए जाएंगे और चिन्ह बदलने पर यहाँ पर समीकरण कौन से चिन्ह को बदलने पर सही होगी ये प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर आपको चिन्ह बदलना कभी दिया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मैं करा चुका हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, शब्द दिए, इनको हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसमें व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। जो आपने नंबर सेव किया होगा वहां पर आप जाकर देखना, जो टी है उसको देखना, वहां पर आपको ऑटोमेटिक इसका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ पर लगभग 1 सितंबर से चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना भी रीजनिंग में जितने भी 35+ चैप्टर है सारे की सारे एडवांस तक आपको मैं सारे पढ़ा दूंगा, ठीक है, फ्री में। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर अंग्रेजी क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो वो समझिए, सबसे पहले कॉमन देखना है तो यहाँ पर टी वाला तो कॉमन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए दिया तो ए भी सभी में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सी एन 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 फिर एल दिया है, तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आपको होगी सी वाला पहले आता है, इसका मतलब 5 नंबर वाला पहले होगा, ठीक है। जो हमने निकाल लिया उसको क्या करना, फिर आपको हटा लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 1 नंबर वाला पहले, 3 नंबर वाला यहाँ पर पहले, यहाँ पर 4 नंबर वाला, मतलब 3 ऑप्शन हट चुके हैं। ऑप्शन हमारा केवल यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अगर चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने इसे तो हटा दिया, अब हमारे पास यहाँ पर एन 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 एल बचा, तो आपको पता है एल एन से पहले आता है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो पहले नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पहले नंबर वाला भी है, मतलब इसको भी हम अब हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एन एन दिया तो इसको हम हटा लेंगे, एन एन को हटा लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉमन है। फिर देखिए यहाँ पर टी जी टी दिया है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको टी से पहले जी आता है, उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर वाला आएगा, ठीक है। तो इसे भी हम हटा लेंगे क्योंकि इसको भी हमने ले लिया है।
उसके बाद हम यहाँ पर टी ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, टी ए दोनों में कॉमन है तो इसे भी हटा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एम और एल दिया है, इनमें सबसे पहले कौन आता है तो आपको होगा एल पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कौन सा आ जाएगा चौथा नंबर पर, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला यहाँ पर डी वाला ही सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले इस कथन को समझना है, इस कथन के बारे में निष्कर्ष सही दिया है या गलत दिया है, फिर हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप पता नहीं कैसे सोल्व करते होंगे, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरा तरीका है वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको ये वाला चिन्ह दिया है, ठीक है। तो जिसके तरफ मुंह खुला, ये वाला जो मुंह खुला है, ठीक है, ये जो मुंह खुला है ये बड़ा है और यहाँ पर जिसके तरफ मुंह नहीं खुला है इधर वाला जो छोटा हो जाएगा, ठीक, इतना समझो। और आपको ये पता है, एक तो ये तो आपको पता है कि जैसे ये चिन्ह जो बराबर है उसके बाद यहाँ पर ये वाला भी दिया जाता है और यहाँ पर एक चिन्ह नीचे भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बड़ा भी है और यहाँ पर ये बराबर भी है, ठीक है, ये समझना। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर P और Q, यहाँ पर देखिए P और Q को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है तो आपको कहेंगे यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला है तो यहाँ पर Q के तरफ खुला है, मतलब P से बड़ा कौन हो जाएगा Q हो जाएगा। तो यहाँ पर P से बड़ा Q मतलब उसको हम ऊपर बना लेंगे, ठीक है, ये आसान भाषा में समझिए। उसके बाद हम यहाँ पर Q और R को देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर कहोगे आप Q के तरफ मुंह खुला है, ठीक है, इस तरफ मुंह खुला है तो Q भी R से बड़ा है, मतलब R भी इसके पास आ जाएगा, ठीक है, किसके पास इसके पास आ जाएगा और R इससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर R और S का यहाँ पर बराबर में दिया है, R और S का बराबर में दिया है, मतलब इसके बराबर में कोई S है तो मतलब ये भी हमारा यहाँ पर इसके पास आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर S और M को देखेंगे तो यहाँ पर S और M में किसके तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर हमारा M के तरफ मुंह खुला है, मतलब M S से बड़ा है, S से बड़ा कौन है M है, मतलब M ऊपर चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें आगे और देखेंगे तो M और N का देखेंगे तो यहाँ पर किसके तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर M के तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब है कि M से छोटा कौन है N है, तो N किस कैटेगरी में आ जाएगा तो यहाँ पर S वाली यानी कि P के पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इनके इस वाली लाइन में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष को समझेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि P किसके तरफ बड़ा मुंह खुला है तो यहाँ पर P के तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब S से बड़ा कौन है P है। S से बड़ा P हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या तो S से बड़ा P हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये गलत दिया है क्योंकि यहाँ पर P S से बड़ा है, कि यहाँ पर P S से बड़ा दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, दूसरे में किसके तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर देखिए N के तरफ मुंह खुला है, तो R से बड़ा कौन है N है, क्या आपको यहाँ पर R से बड़ा N दिखाई दे रहा है क्या, तो नहीं, N और R भी यहाँ पर बराबर में ही है, तो ये भी हमें गलत कह रहा है, मतलब दोनों ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पर कौन से असत्य, दोनों ही सत्य नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए, यानी श्रृंखला में हमारे पास यहाँ पर आकृति में कुछ कचरा टाइप के कुछ लेटर दिए हैं और चिन्ह भी दिए हैं, इसमें अगले वाले पे कौन सा आएगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसा दिखे तो आपको क्या करना है, एक एक को देखना है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले इस निशान को देख लेते हैं, ठीक है। जो निशान इस कोने पे है, अगले वाली आकृति में जाकर वहां पर उसी कोने में तो था, उसी कोने पे है, लेकिन ये साइड कैसा इधर वाला रोटेट हो गया, ठीक है, इधर घूम गया, ठीक है, बाएं की ओर। फिर और आगे देखेंगे तो यही वाला निशान यहाँ से ऊपर की ओर चले गया, अगली वाली आकृति में ऊपर की ओर चले गया, ठीक है, यानी ये यहाँ पर आ गया, लेकिन वैसा की वैसा है, जैसे यहाँ पर बाईं ओर था तो वैसा की वैसा यहाँ पर आ गया। फिर अगली में देखेंगे तो यहीं पर रहा, तो इसी कोने में रहा, लेकिन ये कैसा हो गया और अपना बाईं ओर डायरेक्शन ले लिया, ठीक है, ऊपर की ओर चले गया। फिर अगले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बार वैसा की वैसा, यहाँ से वैसा की वैसा ऊपर गया, फिर यहाँ पर डायरेक्शन ले लिया, तो अगले में ये कहाँ चले जाएगा, तो आप कहोगे वैसा की वैसा ऊपर की ओर चले जाएगा, ठीक है, कैसा ऊपर की ओर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन आप यहाँ पर एक और चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब डी को देखेंगे तो डी यहाँ पर हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, इस टाइप दिखाई दे रहा, फिर इधर देखेंगे तो डी हमारा यहाँ पर सीधा हो गया, ठीक है। अब अगले में देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरफ वापस आ गया, यानी कि इस कोने पे आ गया, वैसा की वैसा। फिर अगले में देखेंगे तो वापस से और मुड़ गया, ठीक है। तो अगले में देखेंगे तो डी हमारा कहाँ पर चले जाएगा, वैसा की वैसा यहाँ पर चले जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर जा रखा, मतलब ऑप्शन डी वाला ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एम एस से विवाहित है, पी एच का भाई है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है,
एज का एम से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका भाई कहा तो आप क्या करते हैं, आपके पास में लिखते हो। अगर आपकी माता कही तो आपको क्या करते हैं, आप ऊपर लिखते हैं। अगर आपका पिता कहा तो उसको भी आप क्या करते हैं, ऊपर ही लिखते हो। अगर आपका कोई और मौसा कहा तो उसे भी आप क्या करते हैं, आप ऊपर ही लिखते हो। अगर आपका दादा कहा तो आप इनसे भी क्या करते हैं, ऊपर लिखते हो। ठीक है, अगर आपका पुत्र मतलब आपसे नीचे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब प्रश्न क्या करा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि एम एस से विवाहित है, मतलब एम और एस आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब इसमें कौन पति पत्नी, मतलब कौन पति और कौन पत्नी, ये तो हमें कहा नहीं, लेकिन एम एस से विवाहित है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न कह रहा है कि पी एच का भाई है। पी क्या है, तो पी एच का भाई है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए एच का भाई कौन है, पी है। तो यहाँ पर क्या करता हम देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर पी क्या है, एच का भाई है। ठीक है, पी एच का भाई तो साइड में बना लेते हैं, पी एच का भाई है। अब पी भाई है तो इसे हम क्या करते हैं, प्लस बना लेते हैं। ठीक है, एक लड़का है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि एस एल की माता है। एस क्या है, एल की माता है, मतलब एस एल की माता है तो एल इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्री। एस एल की माता है तो यहाँ पर एल नीचे आ जाएगा। अब एल पुत्र है कि पुत्री, ये तो हमें कहा नहीं, लेकिन इसको माता कहा तो माइनस लगा लेंगे। अब ये माता है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अब ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब आगे प्रश्न करा कि जो एच का भाई है। ठीक है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है। एस एल की माता है, जो एच का भाई है, इसका मतलब ये है कि एस एच का भाई कौन है, एल है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, ये भाई है। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि एच का एम से क्या संबंध है। एच का एम से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर आप प्रश्न को गलती करते, ठीक है, इतना सब कुछ आप समझ लेते हो, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आप रिलेशन बताने प्रश्न को गलती कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीका समझिए, जैसे जिसकी यहाँ पर जो भी लेटर हो जहाँ पर से लगा है वहां से आपको क्या करना है, उल्टा बताना है। कैसे, एम से जहाँ पर भी से लगा वहां पर क्या करना है, एम का एच क्या लगेगा, आपको उल्टा पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच का एम से क्या संबंध है ये कहा, तो आपको क्या करना है, एम का एच क्या लगेगा, ऐसा उल्टा पढ़ना है। ठीक है, तो एम का एच क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये तो दोनों पति पत्नी है। ठीक है, और इनकी ये नीचे संतान है। इसमें देखिए अगर हम एल की बात करेंगे तो एम का एल क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। पी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। लेकिन यहाँ पर एच क्या लगेगा ये हम फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में ये नहीं कहा कि एस लड़की है कि लड़का है। हाँ, इनकी संतान है, लेकिन लड़की है कि लड़का है ये नहीं कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो या तो पुत्र या पुत्री होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास पुत्र या पुत्री ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा कि ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, या तो ऑप्शन में ये होना चाहिए था कि पुत्र, क्या होना चाहिए था, पुत्र या पुत्री, ये ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए, पुत्र या पुत्री। तब हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को लगाते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम प्रश्न में कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि कौन सा एक शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शताब्दी वर्ष होता है, कौन सा लीप वर्ष होता है, कौन सा सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे जब भी आपको यहाँ पर लीप वर्ष पता करना, मान लो ये एल मतलब लीप वर्ष, एस मतलब सामान्य, और वापस में यहाँ पर एस और एस लगा दे तो ये कौन सा है, शताब्दी। ठीक है, ये 3 वर्ष आप समझो। सबसे पहले हम लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, जिसमें दोनों में भाग चले गया। मान लो ये 24 दिया है, लास्ट तक की 2 डिजिट। ठीक है, वर्ष में लास्ट तक की कौन सी 2 डिजिट, मतलब ये 24 दिया है, यानी कि 2024 मान लीजिए। इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे 2024 में, और 4 से भाग लास्ट की 2 डिजिट में चले गया, मतलब वो कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। जिसमें अगर मान लो यहाँ पर 2025 लेंगे, 2025 में 4 से भाग नहीं जाता है, तो वो कौन सा वर्ष, सामान्य वर्ष। अब शताब्दी वर्ष कौन सा है, शताब्दी वर्ष हो जो है कि यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट में भाग, जब भाग ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे भाग दिया ही नहीं जाता है, पीछे 0 आ जाते हैं, जहाँ पर हम 400 से भाग देते हैं, वो कौन सा होगा, शताब्दी वर्ष होगा। जहाँ पर पीछे 0 होगा, पीछे 2 डिजिट 0 होगी, वो कौन सा वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी शताब्दी वर्ष यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा। अब इसमें 2 0 है, मतलब शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर 2 0 है, शताब्दी वर्ष है। यहाँ पर 2 0 शताब्दी वर्ष है। लेकिन यहाँ पर 2 0
नहीं है। मतलब ये कौन सा वर्ष नहीं है, तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, इसका मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये कौन सा वर्ष है ये आपको बताना है, क्या मैं बताऊं? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ष कौन सा ये पता करने के लिए सबसे पहले तो देखते हैं कि पीछे की 2 डिजिट में भाग देते हैं, किससे? 4 से। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 8 बार में कट चुका है, मतलब ये कौन सा है, ये एक लीप वर्ष है। 2000 यहाँ पर 1932 भी कौन सा है, लीप वर्ष है। ठीक है, कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा, यानी कि कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग के प्रश्न इंपॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना वो समझिए। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो इतना सा भाग है ये दिया क्या है, किस तरह दिखाई दे रहा है, ये देख लेना है। ठीक है, और कैसा दे रहा। फिर हमें यहाँ पर कह रहा है कि इस तरफ इस निशान को घुमाना है, यानी कि ये जो निशान दिया है इधर हमें क्या करना है, कागज को मोड़ना है। जब हम यहाँ पर इस निशान की तरफ कागज को मोड़ देंगे तो आपको पता है ये वाला हिस्सा इधर चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो बिंदिया यहाँ पर वो भी यहाँ पर सेम तरीके से ऐसी 3 बिंदियाँ बन जाएगी। ठीक है, और ये हिस्सा भी कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ऊपर हिला हिस्सा भी यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, ये 3 बिंदियाँ बनी। फिर हमें यहाँ पर ऊपर की ओर कह रहा है, ऊपर की ओर मतलब ये वाला हिस्सा तो इतना तो बन चुका है। ठीक है, ये तो हो ही गया है। उसके बाद ऊपर की ओर अगर हम इसे करेंगे तो ऊपर वाला वैसा कि वैसा नीचे छपेगा, यानी कि जल प्रतिबिंब जैसा। तो नीचे छपेगा तो ये 2 बिंदियाँ तो वैसी ही रह जाएगी और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इधर भी 2 बिंदियाँ वैसी ही रहेगी और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक निशान ये बनेगा और यहाँ पर एक निशान ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी ये कट होगी, यहाँ पर कौन सी वाली, नीचे से ये कट होगी, इधर से भी ये कट होगी। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें ऊपर नीचे आमने सामने, मतलब ये हमारा अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये और ये अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे बी, और यहाँ पर बी में देखेंगे तो हाँ बी हमारा मैच हो रहा है, सी भी मैच हो रहा है, लेकिन सी में हमारा ये बीच वाला डब्बा सही नहीं है, तो ये वही नहीं होगा। ये भी हमारा ऊपर नीचे है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी और डी भी नहीं होगा, केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला कौन सा होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा करें, यानी इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर किस विकल्प को रखें कि यह आकृति हमारी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले भाग को लेंगे, ये वाला गोल छोटा वाला। ठीक है, कौन सा वाला, यहाँ पर ये छोटा वाला सबसे पहले पूरा करेगा। ऑप्शन में देखेंगे छोटा वाला, तो यहाँ पर बड़ा वाला है, यहाँ पर भी बड़ा वाला है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर भी ये वाला है, और ये हमें डी वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा वाला होगा, यहाँ पर दूसरे नंबर की आकृति देखेंगे तो यहाँ पर भी दूसरे की है। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी लाइन है, यहाँ पर भी दूसरी लाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी लाइन है, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ये गोल है इधर, और यहाँ पर भी सामने इसके जस्ट गोल है। यहाँ पर हमारा वर्ग टाइप का दिखा है, तो यहाँ पर भी एक वर्ग टाइप का ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास वर्ग टाइप देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं है, केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब पीछे की यहाँ पर 3 लाइन है, तो यहाँ पर भी पीछे की 3 लाइन है, तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। यानी दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर का जो प्रश्न दिया है ये होमवर्क प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुने, यानी जिस प्रकार इन अक्षरों का संबंध इन अक्षरों से, वही संबंध आपको इन अक्षरों से बताना है। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं।